हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से हमारा इस वीडियो जो हमारा लेक्चर चल रहा है और ये जो सीरीज हम चला रहे हैं क्वेश्चन आंसर की, इसमें स्वागत है। एमसीक्यूज का ये जो दूसरा पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो हम लेके आए हैं। इसके पहले वाला पार्ट हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व पहले कर लिए थे। अब हम 10 क्वेश्चन नेक्स्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से बिना किसी व्यवधान के हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित रिमेनिंग 10 क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि हमारा 11वां क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो 11वां क्वेश्चन या इसको पहला क्वेश्चन भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 10 हमने पहले ही कर लिए थे, तो 11वां क्वेश्चन है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी किस स्रोत से मिलती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी के कुछ स्रोत हैं, जिसमें से 3 स्रोत महत्वपूर्ण हैं। एक तो प्राकृतिक साधन है, दूसरा अप्राकृतिक साधन है और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित इतिहास। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं भी कह सकते हैं हम इनको। क्या कह सकते हैं? संकल्पनाएं। ठीक है, तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कुछ संकल्पनाएं दी गई हैं, तो उनको भी अपन मानते हैं। तो यहाँ पर प्राकृतिक साधन है, अप्राकृतिक साधन है और इसके अलावा पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी कुछ संकल्पनाएं हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो साधन है वो अगर हम देखेंगे प्राकृतिक साधन के अंतर्गत भूकंप विज्ञान है। क्या है बेटा? प्राकृतिक साधन के अंतर्गत एक साधन है भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी। भूकंप विज्ञान में हम भूकंप के संबंध में भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करके, विशेष तौर पर पी और एस तरंगों का जब हम अध्ययन करते हैं, तो इस अध्ययन से संबंधित हमें जो रिकॉर्ड मिलते हैं या इस अध्ययन से संबंधित जो प्रमाण मिलते हैं वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की स्पष्ट जानकारी दे देते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई स्रोत माना जाता है तो वो सिस्मोलॉजी या भूकंप विज्ञान माना जाता है। भूकंप की तरंगों के आधार पर IUGG इंटरनेशनल यूनियन फॉर जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है भूपरपट्टी, दूसरा भाग है प्रभार और तीसरा भाग है कोर। तो यहाँ पर जहां पर भी ये लिखा हुआ है बी आंसर इसका सही है, यानी बी ऑप्शन में भूकंप विज्ञान लिखा हुआ है। भूकंप विज्ञान यानी प्राकृतिक साधन ही हमें क्या देता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सटीक जानकारी दे देता है, 3 परतों में विभाजित करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन क्या है बेटा? सत्य है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कौन कौन से कथन लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहला लिखा हुआ है सियाल में ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। सियाल का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर भूपरपट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? भूपरपट्टी। तो यहाँ पर सियाल में ग्रेनाइट है और नीस है, तो बिल्कुल सही है कि भूपरपट्टी किससे मिलकर बनी है? ग्रेनाइट से। और किससे मिलकर बनी है? नीस चट्टानों से। मैंने बताया था पिछले वीडियो में, इसके बारे में मैंने डिस्कशन की थी। तो सियाल का निर्माण ग्रेनाइट और नीस से हुआ है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सीमा यानी प्रभार का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट और गैब्रो जैसी चट्टानों से मिलकर बना हुआ है, तो बिल्कुल सही है। हमारा जो प्रभार है वो बेसाल्टिक है, मैंने पहले ही बताया था। तो बेसाल्ट से मिलकर बना हुआ है, गैब्रो जैसी चट्टानें भी हैं। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या बोलता है? क्रोड में निकिल और लोहा जैसे तत्वों की प्रधानता है, तो बिल्कुल सही है। कोर को कहते हैं हम नीफे। नीफे का मतलब ही है निकिल और फेरस यानी आयरन जैसे तत्वों की प्रधानता है। इसके अलावा डी लिखा हुआ है उपर्युक्त सभी, तो हमें पता है कि ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी डी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो 12 का आंसर क्या आ जाएगा? डी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको ये चीजें पता है, पिछली क्लास के एमसीक्यूज अगर आपने लगाए हैं, थ्योरी क्लियर है, तो फिर आपको ये आंसर निकालने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। 13वां क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस परत को बैरीस्फीयर कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? बैरीस्फीयर। तो अगर मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयत्न करूं तो हमारी पृथ्वी पर 3 प्रकार की परतें हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे ऊपरी परत जो विशेष तौर पर भूपरपट्टी और प्रवार का ऊपरी ठोस भाग होता है, उसको कहते हैं हम स्थल मंडल। क्या कहते हैं बेटा? स्थल मंडल। ध्यान रखना, स्थल मंडल में क्या कहा जाता है? भूपरपट्टी आती है,
पूरी भूपरपटी। इसके अलावा ऊपरी भाग, ऊपरी भाग किसका आ जाता है, प्रवार का, जो कि कैसा है, सॉलिड है। कैसा है बेटा, सॉलिड है। कैसा है, सॉलिड है। तो प्रवार का ठोस भाग, ऊपरी ठोस भाग और पूरी भूपरपटी यानी ऊपरी भूपरपटी और निचली भूपरपटी यानी भूपरपटी और सॉलिड प्रवार क्या कहलाता है, स्थलमंडल कहलाता है 100 किलोमीटर तक। इसके बाद हमें मिलता है लिथोस्फीयर, यानी इसको कहते हैं हम दुर्बल मंडल। क्या कहते हैं बेटा, दुर्बल मंडल। और दुर्बल मंडल में क्या आता है, दुर्बल मंडल में प्रवार का ऊपरी भाग आता है। कौन सा भाग आता है, प्रवार का ऊपरी भाग आता है, जो थोड़ा सा किस अवस्था में है, तरल अवस्था में। किस अवस्था में, तरल अवस्था में है या मोल्टन स्टेज में है। ठीक है। इसके बाद फिर तीसरा भाग आता है जिसको अपन कहते हैं मीजोस्फीयर। क्या बोलते हैं, मीजोस्फीयर या मध्य मंडल कह देते हैं, मीजोस्फीयर है। मीजोस्फीयर में अगर हम देखेंगे तो ऊपरी प्रवार आता है और निचला प्रवार, दोनों ही इसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा भाग है इसको कहते हैं अपन बेरीस्फीयर। क्या कहते हैं, बेरीस्फीयर कहते हैं। बेरीस्फीयर या हम कहें इसको आंतरिक भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आंतरिक भाग, जिसमें मुख्य तौर पर क्रोड आता है। क्रोड के ऊपरी क्रोड वाला भाग भी दे सकते हैं और आंतरिक क्रोड वाला भाग भी इसमें लेंगे। ठीक है। तो यानी ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड या बाह्य कोर और आंतरिक क्रोड इसमें शामिल कर लेते हैं। अब आप देखिएगा, सबसे ऊपर स्थल मंडल में भूपरपटी आ जाती है और साथ ही साथ ठोस भाग प्रवार का। दुर्बल मंडल के अंतर्गत कौन सा आ जाता है, प्रवार का ऊपरी भाग लेकिन तरल वाला। फिर इसके बाद मीजोस्फीयर में कौन सा भाग आ जाता है, मीजोस्फीयर में ऊपरी और निचला प्रवार आ जाता है। और वहीं बात करें बेरीस्फीयर या आंतरिक भाग में क्रोड वाला भाग आता है, जिसमें ऊपरी क्रोड और आंतरिक क्रोड यानी बाह्य कोर और आंतरिक क्रोड इसमें शामिल हो जाता है। अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, किस परत को बेरीस्फीयर कहते हैं। तो बेरीस्फीयर कोर वाले भाग यानी आंतरिक परत को कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो है उसी को अपन बेरीस्फीयर कहते हैं, या इसी को आंतरिक परत भी कह देते हैं, निचली परत भी कह देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्या बोल रहे हैं वो, भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, भूपटल की औसत मोटाई 33 किलोमीटर है। दूसरा देख लेते हैं, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग छिछला है। ये भी बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल अधिक घनत्व वाला है, अधिक घनत्व वाला है। तो यहाँ पर डी आंसर मुझे, या डी ऑप्शन जो है थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो महासागरीय जो हमारी भूपरपट्टी है इसका घनत्व ज्यादा होता है। महासागरीय भूपरपट्टी का जो घनत्व है बेटा ये क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि महाद्वीपीय भूपरपट्टी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है इसका घनत्व कम होता है। यहाँ देखा हुआ है महासागरीय भूपरपट्टी की तुलना में महाद्वीपीय भूपरपट्टी का घनत्व अधिक है। तो ये तो सही नहीं है, क्योंकि हमारी जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये हल्की है जबकि हमारी ओशनिक क्रस्ट भारी है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऊपर के तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो हमें असत्य बताना था, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेंटल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। प्रवार से संबंधित हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। फॉल्स स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसकी गहराई 35 से 2900 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है। प्रवार की गहराई कितनी है, 35 किलोमीटर। कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर मानी गई है, कहीं कहीं पर लगभग 33 या 35 से 100 किलोमीटर यहाँ पर इसको कह देते हैं। ये बिल्कुल सही है। दूसरा, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक अवस्था में है। तो बेटा संपूर्ण भाग तो नहीं है। प्रवार को अगर देखोगे तो ऊपरी प्रवार जो है वो कैसा, अभी पर ने देखा था, वो ठोस है। फिर ऊपरी प्रवार का कुछ भाग जो है वो मोल्टन स्टेज में है यानी तरल है। और जो निचला प्रवार है, निचले प्रवार का भाग जो है वो अर्ध तरल अवस्था में है। कैसा है, अर्ध तरल, या इसी को अपन प्लास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक तो है लेकिन निचला प्रवार प्लास्टिक है, ऊपरी प्रवार ठोस है और मध्य वाला जो भाग है वो कैसा है, मोल्टन स्टेज में है, तरल अवस्था में। तो इस तरीके से ये वाला आंसर गलत लग रहा है। फिर भी सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पृथ्वी के आयतन का 83%, 13.5% और द्रव्यमान का 67.8
16.8% भाग जो है वह कैसा है, मेंटल में आता है। तो अपन ने पिछले एमसीक्यूज में सॉल्व किया था, बिल्कुल सही है। पृथ्वी के मेंटल का आयतन 83.5% है और द्रव्यमान 67.8% है, बिल्कुल सही है। और वहीं अगर बात करें इसका घनत्व तो 3.0 से 5.5 है, तो ये भी सही है। मेंटल का औसत घनत्व तो 5.5 ही होता है। तो यहाँ पर असत्य क्वेश्चन यानी असत्य जो स्टेटमेंट है वो कौन सा है, बी है, यानी बी इज अ राइट आंसर। बी कौन सा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्थल मंडल में शामिल है यानी लिथोस्फीयर में क्या शामिल है। तो अभी मैंने बताया था लिथोस्फीयर में क्या क्या आता है। लिथोस्फीयर में भूपर्पटी आती है। भूपर्पटी का मतलब यहाँ पर कौन कौन सी हो जाएगी, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी इसमें शामिल कर देते हैं। वहीं इसके बाद प्रवार आता है और प्रवार का कौन सा भाग, ऊपरी प्रवाल वाला भाग, कौन सा वाला, ऊपरी प्रवाल वाला भाग आ जाता है। और ये प्रवार वाला जो भाग है ऊपरी, वो कौन सा वाला आता है, ठोस वाला आता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कहां पर लिखा हुआ है। तो स्थल मंडल में क्या क्या है, ऊपरी भूपटल है, निचला भूपटल है और मेंटल का ऊपरी ठोस भाग आ जाएगा, यानी क्रस्ट का संपूर्ण भाग और है उसका ऊपरी सॉलिड जो भाग है उसको मिलाकर हम लिथोस्फीयर कह देते हैं, स्थल मंडल कह देते हैं। बड़ा सरल क्वेश्चन था, हमने पहले भी इसकी डिस्कशन की हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी तरंगें पृथ्वी के क्रोड से गुजर सकती हैं। अच्छा क्वेश्चन है। चूंकि भूकंप विज्ञान के माध्यम से हम क्या करते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और जब भूकंप विज्ञान के माध्यम से करते हैं तो हम देखते हैं कि पी और एस तरंग के भूकंपीय तरंगे हैं। एस तरंगों की विशेषता होती है कि ये ठोस, द्रव और गैसेस में से केवल और केवल तरल में यानी द्रव अवस्था, द्रव वाले भाग में ही ठोस और ठोस भाग में ही चलती है, द्रव और गैस वाले भागों में लुप्त हो जाती है। वहीं पी तरंगों की विशेषता है कि ये ठोस, द्रव और गैस तीनों भागों में चल सकती हैं। अब पृथ्वी का जहां जहां तरल भाग होगा, मोल्टन स्टेज होगा, वहां पर एस तरंगें नहीं मिलेंगी, लेकिन जहां पर सॉलिड भाग मिलेगा वहां पर पी तरंगें मिलती हैं। अब यहां पर आती है बात की कौन सी तरंग पृथ्वी के कोर से गुजर सकती है। तो क्रोड का जो आंतरिक वाला भाग है वो सॉलिड स्टेज में है, अर्थात केवल पी तरंग ही गुजर सकती है। इसके ऊपर वाला भाग जो बाह्य कोर है वो लिक्विड अवस्था में, सेमी लिक्विड अवस्था में है। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर पी तरंग हमें मिलेगी, लेकिन एस नहीं मिलेगी क्योंकि वो लिक्विड में गमन नहीं कर पाती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पी तरंग ही क्रोड से जाने की क्षमता रखती है। पी तरंग ही हमें क्रोड में इसके अवशेष मिलते हैं। ठीक है, फिर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। खाली स्थान पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। कौन सा कारक है जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वी का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्या होता है बेटा, पृथ्वी का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है और इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जिम्मेदार है हमारा कोर। कौन सा भाग है, कोर जिम्मेदार है। और कोर में भी अगर मैं बात करूं तो कोर का जो बाह्य वाला भाग है जिसको अपन कहते हैं बाह्य क्रोड, क्या कहते हैं बेटा, बाह्य क्रोड, जो कि किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है, या इसी को अर्ध तरल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अर्ध तरल या सेमी मोल्टन स्टेज कहते हैं। तो अर्ध तरल या प्लास्टिक अवस्था में या मोल्टन स्टेज में जो हमारा कोर का बाह्य भाग है, इस कोर के बाह्य भाग में हम देखते हैं कि इसी कोर के बाह्य भाग के कारण पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जहां पर भी ये आंसर लिखा हुआ है वो उत्तर हो जाएगा। देखिए जरा, क्या मेंटल के कारण है, क्या क्रस्ट के कारण है, क्या बाहरी कोर के कारण है, क्या आंतरिक कोर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य कोर के कारण ही हम देखते हैं पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। हम देखते हैं इस तरीके से जो चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं वो पृथ्वी के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती हैं। ठीक है, तो बाह्य कोर के कारण ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। फिर हम देखते हैं 19वां क्वेश्चन। मेंटल में निम्न में से किस तत्व की प्रधानता है। अब ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मेंटल में कौन से तत्व की प्रधानता है। आज तो नहीं है, कल इस प्रकार का क्वेश्चन हमने किया था। तो यहाँ पर मेंटल में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो मेंटल को कहते हैं हम क्या बेटा, सीमा कहते हैं। क्या बोल देते हैं, सीमा कहते हैं। तो देख लेते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम जहां पर भी लिखा है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं लगभग ऐसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते रहे हैं, इसलिए मैंने कोशिश की है कि लगभग ऐसे ही क्वेश्चन देकर आपका रिवीजन करा दिया जाए। ठीक है,
अब देखते हैं हम अंतिम क्वेश्चन जो 20 या 20वां क्वेश्चन है। मोहरोविसिक असंबद्धता किन दो परतों के मध्य पाई जाती है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी हमने ये प्रश्न सॉल्व किया था। मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है आपको पता होना चाहिए। मोह असंबद्धता भूपरपटी और प्रवार के मध्य पाई जाती है। और अगर मैं इसको ऑल एलिब्रेट करूं तो निचली भूपरपटी और ऊपरी प्रवार के मध्य, कहां पर बेटा? निचली भूपरपटी और ऊपरी प्रवार के मध्य ही हमें लगभग 100 किलोमीटर की गहराई में मोहरोविशिक या मोह असंबद्धता मिलती है। अब जहां पर ऐसा लिखा हुआ है वो उसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऊपरी मेंटल और निचली भूपरपटी के मध्य, तो बिल्कुल सही है, यानी बी इज आ राइट आंसर। भूपरपटी और प्रवार के मध्य है, लेकिन वो भी निचली भूपरपटी और ऊपरी प्रवार के मध्य हमें मोहरोविशिक असंबद्धता मिलती है 100 किलोमीटर की गहराई में। यहीं पर हम देखते हैं कि कुल भाग स्थल मंडल या लिथोस्फीयर के रूप में है, जो कि इसके निचले भाग दुर्बल मंडल पर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ठीक है, इसी के कारण से हम देखते हैं भूतापीय ऊर्जा जनरेट होती है और हम देखते हैं प्लेटों का विभाजन होता है। तो आगे की जो हमारे चैप्टर रहेंगे उसमें हम इस चीज को समझेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन आज के और कल के दोनों समझ में आए होंगे। ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्न इसमें से आते रहेंगे। तो आप क्या करना, इसका बार बार एक बार मतलब रिवीजन करने के बाद इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर 20 लगाए हैं और भी क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।